नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार के वन, भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने दिल्ली दौरे पर रहे हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्र सरकार में रक्षा मामलों के मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है, जहां उन्होंने राज्य हित और समसामयिक मसलों पर चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री को रक्षा मंत्रालय के सफल और निरंतर कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। खबरों में बढ़ते आगे। सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तराखंड बनने के बाद सीएम धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो सचिव समिति की बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में सरकार, शासन और जनता के बीच समन्वय बना रहे हैं। इसको लेकर भी मंथन हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। सचिवालय में आज सचिव समिति की पहली बैठक यहाँ पर हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में सम्मिलित हुए और शासन स्तर के अधिकारियों का जो कार्य है, जो कार्य उनको जानने का काम यहाँ पर किया गया। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे यहाँ पर है जिनके द्वारा सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग यहाँ पर किया गया। राज्य को किस प्रकार से विकास के पायदान पर आगे बढ़ाना है, विकास की योजनाओं को किस प्रकार से धरातल पर उतारना है, जनता को कैसे विकास की योजनाओं से जोड़ा जा सकता है और विभाग के जो लक्ष्य चुने गए हैं ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके, उन सब चीजों को जानने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यहाँ पर किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, और जो लक्ष्य निर्धारित करा है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकास की श्रेणी में इस्तेमाल करना है अन्य राज्यों की तुलना में, उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार के साथ साथ प्रशासन ने भी बीड़ा उठा लिया और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खबरों में बढ़ते आगे। नैनीताल जिला पंचायत के सभी क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उनके द्वारा जिले में अधिकारियों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। तो वहीं नैनीताल जिला पंचायत बेला तोलिया ने अपने द्वारा अभी तक किए गए कार्यों को लेकर जानकारी दी है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया का कहना है कि जिला पंचायत में बजट के अनुसार कार्यों को लेकर टेंडर की प्रक्रिया जारी है। देखिए, बजट के हिसाब से कार्य होते हैं और जितने भी हमारे 27 मेंबर्स हैं जिले में, 8 विकास खंड में, एक विकास खंड में 3 जिला पंचायत के मेंबर हैं और कहीं 4 भी हैं। तो जितना भी बजट आता है उनके हिसाब से जितनी योजनाएं आती हैं तो टेंडर लगते हैं। और पिछले काम भी हमारे 2023-24 के भी जो टेंडर लगे थे उसमें भी अभी काम हो रहे हैं। और अभी हमारे जो नया बजट आया है राज्य वित्त का, उसमें 2024-25 की योजनाएं चढ़ा दी गई हैं और आजकल उसके टेंडर हो रहे हैं। तो उसके बाद आगे को जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर उसमें काम चलता रहता है टेंडर के हिसाब से। जल जीवन मिशन हमारा जो है उसका जो भारत सरकार की ये योजना थी, तो इसमें प्रधानों द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। तो जल जीवन में हमारा कई जगह तो अच्छे काम हुए हैं और कई जगह अभी भीषण गर्मी की वजह से स्रोत सूख गए थे, तो उनमें अभी हमारे प्रधानगणों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं बहुत अच्छा काम हुआ है और कहीं आपदा भी हमारे जिले में बहुत आई है इस बार भारी बारिश की वजह से। तो उसमें जो क्षतिग्रस्त लाइनें हो गई हैं उसको भी ठीक कराई जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे। केदार घाटी में चल रहा रेस्क्यू अभियान अब खत्म हो गया है। केदारनाथ धाम या मनु कुटिया के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को सकुशल वापस लाने का काम किया जा रहा है। पिछले 6 दिनों में रेस्क्यू अभियान के तहत 15,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया गया। वहीं एनडीआरएफ के जवानों ने ये तमाम काम किए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
केदार घाटी में चल रहा रेस्क्यू अभियान समाप्त हो चुका है। ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यात्रा के लोग जो बचे हैं, जो धाम या के पास जो लोग बचे हैं सारे लोग, उनको वापस लाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस अभी रेस्क्यू अभियान में रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से SDRF और NDRF ने अपनी इस भूमिका का निर्वहन किया, तो ऐसा समझा जा सकता आपदा की घड़ी में एक देवदूत बनकर यहाँ पर आई थी। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, सभी लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। SDRF और NDRF की तरफ से लगातार केदार घाटी में जो रेस्क्यू अभियान था उसको अंजाम देने का काम किया गया। 15,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया गया। इस दौरान ये कह सकते हैं न किसी के हताहत होने की सूचना यहाँ पर मिली और न ही कोई जान माल का कोई बड़ा नुकसान वहां पर देखने को मिला। ये कहा जा सकता है कि अब इसके बाद SDRF के बाद जो फोर्सेज हैं, चाहे आप पूरी बताओ जिला प्रशासन, वो केदारनाथ धाम की यात्रा को पुनः सुचारू रूप देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आज से हेली सेवा शुरू हो चुके हैं। अगले सप्ताह के बाद जो पैदल मार्ग है वो भी दुरुस्त करने का काम वहां पर कर दिया जाएगा और जल्द ही केदारनाथ की जो यात्रा है वापस प्रारंभ हो पाएगी। कैमरामैन लक्ष्मण का के अंतराल। खबरों बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए कांग्रेस के नेता अनगढ़ बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को 2024, 2019 और 2014 के चुनाव में नकारा था और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेता जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, कांग्रेस को अपने अंदर द्वंद्व खत्म करना चाहिए, जनता के हितों की बात करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं तो प्रदेश की जनता 2029 में भी कांग्रेस के लिए सपना बना देगी। विपक्ष के दावे तो सारी सही है। मुझे लगता है विपक्ष को अपनी हार जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो किसी को भी मुद्दा बनाते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं रखता, लेकिन आप समझिए कि 2014 से जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का जारी है। यानी 2014, 2019, 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। शायद इस हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी। बजाय ऐसे आरोप लगाने के वो अपना अंतर्द्वंद खत्म करें, बजाय आरोप लगाने के वो जनता के हित में बात करें, बजाय वो आरोप लगाने के वो जनता के लिए बातचीत करें, तो मुझे लगता है कि उनको शायद उससे लाभ होगा। नहीं तो वो 2029 भी उनके लिए मिथ्या स्वप्न। खबरों में बढ़ते आगे। मसूरी शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री ने 3 शेड डाले जाने की घोषणा की है, जिस पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने शहीद स्थल स्मारक समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ शहीद स्थल का निरीक्षण किया गया है, जहां पर शहीद स्थल समिति के सदस्यों द्वारा शहीद स्थल के ऊपर 3 शेड डाले जाने का विरोध किया। पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने शहीद स्मारक समिति के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 सितंबर को मसूरी आगमन पर मसूरी शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित संग्रहालय बनाए जाने की मांग भी की थी। और उस संग्रहालय की घोषणा विगत 2 सितंबर 1923 में भी की गई थी, जिसमें नगर पालिका के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा ये जो शहीद स्थल है इसके लगे हुए क्षेत्र में जो है हम एक संग्रहालय बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह था कि यहाँ पर एक संग्रहालय बन जाए और संग्रहालय के साथ साथ जो है साउंड एंड लाइट, शहीदों की जो उत्तराखंड बनाने में जो भूमिका रही है उसका यहाँ पर कम से कम आधे घंटे का एक प्रदर्शन हर रोज किया जाए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे घोषणा की थी टिन शेड की और जो यहाँ पे संग्रहालय बनना था, लेकिन समिति द्वारा और आम जनमानस का ये कहना है कि यहाँ पे जो इसका स्वरूप है
वो ऐसे रहना चाहिए। शेड डालकर इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, इसलिए सभी का मानना ये है कि इस पे यहाँ पे शेड ना डाल के, लेकिन इसमें जो भी सौंदर्यकरण होना है उसका यहाँ पे सौंदर्यकरण हो। और बगल में जो हमारी जो नगर पालिका की जो लैंड है जिसके नीचे जो है कैफे बना हुआ है, वहाँ पे जो है एक संग्रहालय बने और जाके आने जाने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ के जो है इतिहास के बारे में जान सके। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के सभी लोग इस मत पर सहमत हैं और माननीय मंत्री जी जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि इसके जो घोषणा है इसमें कहीं थोड़ा बहुत फेरबदल करके जो समिति और जो आम जनमानस है उनके भावनाओं के अनुरूप इस सही स्थल को बनाया जाए। अभी कल ही हमारे पास एक जीओ आया है कि मसूरी शहीद स्मारक पे सेट का निर्माण किया जाना है, जो कि ये हमारी नॉलेज में था। पहले कोई अन्य विभाग इस काम को देख रहा था और कल जब लेटर में तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो शहीद स्थल समिति है उनके सदस्यों को कहा गया, तो उनके द्वारा आज कहा गया कि जूनागढ़ पे एक निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन जो समिति का मानना है कि उनका ये है कि हमने जो घोषणा करवाई थी वो संग्रहालय के लिए करवाई थी, जबकि ये केवल टीन सेट के लिए आया है। तो इसमें संग्रहालय बनना है और जो ये शहीदों की मूर्तियां हैं इनको शिफ्ट किया जाना है और भी काफी सौंदर्यीकरण का इसका काम है। तो इसमें अभी जो समिति है उनका कहना ये है कि अभी केवल सेट का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। तो वो एक प्रस्ताव हमको देंगे और हम उसे शासन को फॉरवर्ड करेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाना है, संग्रहालय बनना है या केवल शेड बनना है, एक दिशा निर्देश शासन को। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। खबर मसूरी से है, जहां एमपीजी कॉलेज में प्राचार्य द्वारा उनसे मिलने का समय निर्धारित करने पर छात्र संघ ने विरोध किया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान ने उनसे मिलने का समय 12 बजे से 2 बजे कर दिया है, जिसको लेकर छात्र संघ ने जमकर विरोध किया और कॉलेज परिसर के हॉल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने की मांग भी की। छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में छात्र प्रधानाचार्य अनिल चौहान से मिले और प्राचार्य के सामने अपनी मांग भी रखी। तरीके से विरोध कर रहे हैं क्योंकि छात्र यहाँ जब सुबह से आ रहे हैं तो प्रिंसिपल का भी यह कार्य है कि यहाँ अपना समय छात्रों को दे। यहाँ सिर्फ 12 से 2 बजे का बोर्ड दे रखा है, जो कि हम सबने देखा है, पर हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 10 बजे से आ रहा है तो उनका कार्य है कि 10 से 5 बजे तक जितने समय की उनकी ड्यूटी है उतने समय वो अपने छात्रों को दे। ऐसे में पार्किंग भी बना दी गई है टीचरों द्वारा। जी, हमने बहुत बोला था। कुछ समय पहले यहाँ ऐसा हुआ कि एक छात्र ने अपनी बाइक पार्क करी। मैं एक्चुअली अभी मैंने कल ही नोटिस निकाला, संयुक्त निदेशक का एक पत्र आया। 9:30 बजे से 4:30 बजे हमारे शिक्षक साथी रहेंगे, मैं स्वयं उपलब्ध रहूँगा और 12 से 2 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज सुबह भी और दोपहर बाद भी जो अटेंडेंट लोग आए, गार्जियन आए, हम उनको हर टाइम अटेंड करते हैं। टाइम की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर क्लास चलता है, हो सकता है मैं भी क्लास में हूँ, तो इसलिए टाइमिंग्स का प्रोविजन है। पर आप ये मानते हैं कि जब सूचना पट लग जाता है तो आदमी तो उसी को देखेगा ना? आप ऐसा सूचना को, जो यहाँ का क्राउड है, जो यहाँ की गैदरिंग है, जो यहाँ की सराउंडिंग है, वो सूचना को कोई नहीं पढ़ता। वो सुबह भी मेरे पास में 2 गार्जियन आए, उनको हमने अटेंड किया और हमने यूनिवर्सिटी के लिंक को बताया कि इस लिंक पे आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। उनका नाम भी हमने लिखा है, मैं आपको नाम भी दिखा सकता हूँ। हम सब बच्चों के छात्र हित में काम करते हैं और हमने इस कॉलेज में, महाविद्यालय में 24 साल में IIQA नहीं हुआ, उसको हमने पास कर लिया, SSR को पास कर लिया, DBB को पास कर लिया, NEC होना सुनिश्चित। खबरें बढ़ते आगे। आम बजट 2024-2025 पारित होने के बाद देहरादून के सोशल एक्टिविस्ट संजय कनौजिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह बजट 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि यह बजट कुछ पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। वरिष्ठ समाजसेवी संजय कनौजिया ने आभूषण बेचने पर 12.5% टैक्स लगाए जाने पर का भारी विरोध भी किया और कहा कि आभूषण बेचने पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि गरीब लोग जरूरत पड़ने पर अपने गहने को दुकानों में बेचने जाते हैं। अब यदि सरकार इन गहनों पर इतना ज्यादा टैक्स वसूल करेगी तो आम जनता की परेशानी बढ़ जाएगी। बजट का मुद्दा तो एक्चुअली मैंने देखा था, भी पता चला था कि जो गोल्ड बेचने जाएगा वो 12.5 से 20% टैक्स के दायरे में आएगा, वो टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा सा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो एक कम है,
तो मैंने एक इस हिसाब में एक बजट बनाया 140 जनता की तरफ से, 140 करोड़ जनता की तरफ से, क्योंकि इसमें 20 से बल्कि 50% वसूल किया जाए, उसका एक प्रारूप मैंने तैयार करा था। जो ज्वेलरी के रूप में है उसे टैक्स मुक्त रखा जाए, और जो 100 ग्राम बेचता है उस पर 3%, जो 200 ग्राम बेचता है उसमें 5%, जो 1 किलो बेचता है उस पर 10%, जो 1 किलो से 5% बेचता है उससे 25%, और जो 10 किलो तक बेचता है उससे 40%, और 10 किलो से अधिक से बेचता है तो उससे 50% टैक्स का वसूल किया जाए। इसकी मैंने एक कॉपी सीतारमण जी, एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, और एक हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, और अब सीतारमण जी को मैंने इसकी कॉपी दी है। उनसे मैंने निवेदन करा, इस पर पुनः विचार किया। खबरों बढ़ते आगे। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में स्ट्रीट लाइटों की हालत बेहद खराब है। नगर निगम द्वारा 60 वार्ड में कराए गए सर्वे में 4300 स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गई है। पिछले लंबे समय से वार्डन के जनप्रतिनिधि लगातार नगर निगम में प्रदर्शन कर स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की मांग कर रहे थे। इसके बाद नगर निगम द्वारा खराब स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कराया गया है, जिसमें 35,000 स्ट्रीट लाइटों में से 4300 स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह खराब पाई गई। लगभग पूरे शहर में 35,000 के आसपास स्ट्रीट लाइटें इंस्टॉल की जा चुकी हैं, और उसमें से लगभग 4300 हमारी स्ट्रीट लाइट खराब हैं। और अगले 15 दिन में, चूंकि ये सूची हमारे पास वार्ड वाइज है कि किस वार्ड में कितनी लाइटें खराब है, तो नेक्स्ट 15 डेज में एक मुहिम चला करके मिशन मोड में सभी लाइट्स को ठीक किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इतनी भारी संख्या में स्ट्रीट लाइट दोबारा खराब न हो, उसके लिए क्या किया सकता है। क्योंकि बरसात का सीजन है तो कई बार हाई वोल्टेज के कारण, अर्थिंग न मिलने के कारण, कार्बन आने के कारण कई बार आंधी तूफान में तार टूट जाते हैं। खबरों बढ़ते आगे। खबर टिहरी से है, जहां मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी शहर की सीमा से बाहर बनाने को लेकर नागरिक मंच, व्यापार मंडल, सामाजिक संगठनों ने बोडारी के मिलन केंद्र में बैठक की गई है, जिससे में सभी लोगों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी शहर की सीमा से बाहर बनाया गया तो शासन प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं नागरिक मंच से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला मुख्यालय नई टिहरी में मेडिकल बनाने की भी मांग उठाई। भाई मेरा तो ये मानना है कि नई टिहरी के नज़दीक ही जो है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जगह उपलब्धता, पिछली बार यहाँ सर्वे हुआ था, प्रताप इंटर कॉलेज और GGIC और ऊपर सेंट्रल स्कूल की कुछ जमीन, संस्कृत महाविद्यालय में भी खाली एक बच्चा है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 3 हेक्टेयर जो है जमीन समुद्र में उपलब्ध है, तो लगभग मेरे ख्याल से 10 हेक्टेयर भूमि के लगभग उपलब्ध है, और नर्सरी में भी है। तो मेरे तो ये मानना है कि ज़्यादातर नज़दीक यहाँ पर अगर हो जाए सो फार सो गुड। यहाँ की जो सुन्नत है, क्योंकि व्यापारियों का कुछ व्यापार हो ही नहीं रहा है, वो पलायन कर रहे हैं, तो उस वजह से व्यापारी रुके, यहाँ की सुन्नता खत्म हो। हमारा ज़्यादातर ये वो है कि यहाँ पर नज़दीक ही जो है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। बोलो, मेडिकल कॉलेज शहर के बिल्कुल नज़दीक बनना चाहिए। हमने तो पहले ये कहा था, जबकि मीटिंग में हमको बुलाया गया था, वहाँ पर ये लगभग ये तय हो गया था कि GIC PIC ये सब बिल्डिंगों ले करके, इन स्कूलों को लेकर, जहाँ पर नाम मात्र के भी छात्र नहीं हैं, उनको लेकर के ये हॉस्पिटल के नज़दीक भी है, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव हो गया था। और उसमें जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने उसका सर्वे भी करा दिया था। इसके बावजूद पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं हो जाए, अगर मेडिकल कॉलेज शहर से बाहर जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो कि शासन प्रशासन के लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। यही बनना चाहिए, तो बाहर होना, तो कुछ वो नहीं है, फायदा नहीं है। यहाँ बनेगा तो रोजगार होगा और मार्केट अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं मेडिकल के लिए, वो यही अपना कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर जो लेकिन सब मंच लोग आंदोलन करेंगे सारे। देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।